नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो प्रीवियस ईयर पीआरटी 2018 का जो सोल्व पेपर आरजे टीचिंग के माध्यम से सोल्व करेंगे। जो हमारा पहला सेक्शन जो 2018 में पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन था, सबसे पहले हम इंग्लिश सेक्शन को सोल्व करेंगे। इंग्लिश सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इंग्लिश सेक्शन में था उसके बारे में जानते हैं। चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट। पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया हुआ फैक्ट, फैक्ट का नियरली अपोजिट वर्ड बताना है। ऑप्शन है फिक्शन, ऑप्शन एक है फिक्शन, ऑप्शन बी है इमेजिनरी इमेजिनेशन, ऑप्शन सी है रियलिटी, ऑप्शन डी है लाई। नियरली अपोजिट मीनिंग बताना है। फैक्ट का मतलब तथ्य है। यह एक तथ्य है कि आपको जो आरजे टीचिंग पे है ऑथेंटिक तैयारी करवाई जाएगी केबीएस की, तो ये एक है फैक्ट। फैक्ट का नियरली अपोजिट मीनिंग होगा फिक्शन। फिक्शन का मतलब है काल्पनिक। नियरली अपोजिट काल्पनिक, कल्पना करना। इसी तरह जो इमेजिनेशन का नियरली एंटोनिमस होगा रियलिटी, और लाई का मतलब होता है झूठ। झूठ का जो एंटोनिमस होता है ट्रू। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो पहला क्वेश्चन था फैक्ट, फैक्ट का मतलब तथ्य, तथ्य का जो नियरली अपोजिट मीनिंग है वो रहेगा फिक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा, द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। ऑप्शन है इज वांटिंग, जो हेडमास्टर है डैश टू स्पीक टू यू, हेडमास्टर आपके साथ बोलना चाहते थे। ऑप्शन ए है इज वांटिंग, वाज वांटिंग, ऑप्शन सी है वर वांटिंग, और ऑप्शन डी है वांट्स। वांट्स का मतलब होता है जो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो आंसर रहेगा वांट्स। ऐसे यस लगता है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसके साथ ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। प्रेजेंट इंडेफिनेशन ऑप्शन नंबर डी, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है वांट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा रहेगा, he dash for 5 hours, वो 5 घंटे तक। अब ऑप्शन, इसके ऑप्शन रहेंगे हमारे, हैज बीन स्लीपिंग, वो 5 घंटे तक सोया था, मस्ट हैज बीन स्लीपिंग, वो स्लीपिंग, और हैड स्लेप्ट। हैज बीन जो ये कंटीन्यूअस सेंटेंस में है तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, he has been sleeping, he has been sleeping for 5 hours। This is the sentence, ये जो वाक्य है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव बीन स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 4, improve the underlined part with the help of the given option। क्वेश्चन नंबर 4 है, I shall have much pleasure in accepting your kind invitation। जो I shall, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, correct the underlined word, sentence improve the underlined part with the help of given options। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश में रहेगा, I shall have much pleasure in accepting your kind invitation to dinner। फोर्थ, I shall have much pleasure, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली, इन एक्सेप्टेड योर काइंड इनविटेशन टू डिनर,
आपके इस प्रकार के जो ये अंडरलाइन वर्ड है, आई शेल हैव मच प्लेजर, इनको इंप्रूव करना है। ऑप्शन एक है कैन नॉट हैव मच प्लेजर, कोई भी खुशी नहीं मिली, ये नेगेटिव में है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर एक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा कांट हैव मच प्लेजर, ये नहीं हो सकता। आई एम हैविंग मच प्लेजर, ये नहीं हो सकता। आई में शायद हैव मच प्लेजर, मुझे शायद बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आई हैव मच प्लेजर, जो सेल वर्ड है वो यहां से कट जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी आई हैव मच प्लेजर, आई हैव मच प्लेजर, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आपके इस प्रकार के इन एक्सेप्टेड योर काइंड इनविटेशन टू डिनर, जो आपने डिनर के लिए योर काइंड इनविटेशन एक्सेप्टेड, जो आपने एक्सेप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी आई हैव मच प्लेजर। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन। अब इसमें इंप्रूव करना है, इंप्रूव वर्ड कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 है नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, जल्दी से पुलिस नहीं पहुंची। डू और डिड किसमें आते हैं? फ्यूचर टेंस में आते हैं। अराइव देन द रोबर मेड गुड देयर एक्सेप्ट, और जब तक देन तब जल्दी से पुलिस नहीं पहुंच पाई, इतने में जो चोर थे उन्होंने वहां से जो सारी चीजें थी उन्होंने लेकर वो भाग चुके थे। अब जो इसमें अंडरलाइन वर्ड है नो सूनर डिड द पुलिस, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा नो सूनर व्हेन द पुलिस अराइव, जब पुलिस नहीं पहुंच पाई। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी है नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, सेम है ऑप्शन नंबर बी। और जो अंडरलाइन वर्ड है ऑप्शन नंबर सी है नो सूनर द पुलिस अराइव, डिड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी नो सूनर हैड, नहीं पहुंची, हैड थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा नो सूनर द पुलिस अराइव, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, जो इसमें कोई भी एरर नहीं है, अंडरलाइन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा द इडियम गिवन बिलो इज द फॉलो बाय द 4 पॉसिबल मीनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट इडियम और फ्रेजेस है एक ही नंबर में, जो जनरल इंग्लिश में एक या 2 नंबर में इडियम और फ्रेजेस आएंगे। द इडियम गिवन बिलो फॉलो बाय 4 पॉसिबल मीनिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बाय फिट्स एंड, क्वेश्चन नंबर 6 है एंड स्टार्ट। जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1 है इरेगुलरली, इरेगुलरली। ऑप्शन नंबर बी सक्सेसफुली, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इनकम्प्लीटली, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा सडनली। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलरली मतलब होता है नियमित ना होना, अनियमितता, अनियमित। फिट्स एंड स्टार्ट सक्सेसफुली मतलब होता है सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक। सी रहेगा इनकम्प्लीटली, कंप्लीट ना होना, पूर्ण ना होना। सडनली मतलब होता है अचानक। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, एग्जैक्ट आंसर रहेगा इडियम एंड फ्रेजेस का इरेगुलरली, अनियमित रूप से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट इडियम का मीनिंग होता है इरेगुलरली। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। इसके बाद जो हमारा भी 21 में हमें लगातार अचीवमेंट करनी है, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट नहीं रहना है, रेगुलर हमें क्लासेस लगानी पड़ेगी। आरजे टीचिंग में रेगुलर क्लास लगाओगे तो आप सक्सेस हो पाओगे। पिछली बार क्या हुआ था केवीएस 2018 में जिनके 104 नंबर आए थे उनकी इंटरव्यू कॉलिंग हो चुकी थी, इंटरव्यू में बुला लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड।
इट्स परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल, उसकी जो परफॉर्मेंस है ऑफिस में वो क्वाइट सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल जो वर्ड है वेस्ट एक्सप्रेसिंग मीनिंग बताना है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का जो ऑप्शन है एक्सीलेंट, शैलो, एक्सेसिव, अननेचुरल, अप्राकृतिक। बेस्ट एक्सप्रेशन नियर, चार ऑप्शन नियर अबाउट मीनिंग है, उनमें से बेस्ट कौन सा रहेगा? जो ऑप्शन नंबर 1 है वो एक्सीलेंट है। ऑप्शन नंबर बी है SHALLOW शैलो। सी है रहेगा हमारा एक्सेसिव। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा अननेचुरल। जो इसका बेस्ट मीनिंग रहेगा उसका मीनिंग रहेगा ऑप्शन नंबर बी शैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, एक पार्ट में एरर है, चूज द वन व्हिच हैज द एरर, उस पार्ट को बताना है जिसमें एरर रहेगा। इफ एनी नहीं है तो उसको डी ऑप्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है इट इज अ हाई टाइम दैट वी स्पेंड द आंसर, यह एक बहुमूल्य टाइम है, महत्वपूर्ण टाइम है दैट वी स्पेंड, हम जो इसमें स्पेंड कर रहे हैं आंसर में, तो इसका आंसर रहेगा एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसका देखें क्वेश्चन है हमारा इट इज अ हाई टाइम, इट इज अ हाई टाइम, ऑप्शन नंबर ए, दैट वी स्पेंड द आंसर, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी है इन टू दिस क्वेरी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट वी स्पेंट। और इसका जो करेक्ट आंसर आना था सेंट विल बी, दैट वी सेंट किस गाना था सेंट विल बी, करेक्ट आंसर आना था। इसके बाद आप देखते हैं इन द फॉलोइंग आइटम ए वर्ड इज फॉलो बाय द फोर एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशन, चूज द एक्सप्रेशन व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, जो पुरानी धारणाओं से ग्रसित हो, जो पुराने हम बुजुर्ग आदमी कह सकते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स होते थे, पुरानी धारणाओं से ग्रसित होना। क्वेश्चन नंबर 9 ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग होता है वन हु फॉन्ट एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, जो जिनको अच्छा लगता है ओपिनियन को एस्टैब्लिश करना। वन हु हैज नो ओपिनियन ऑफ वंस ओन, अपने बारे में कोई ओपिनियन नहीं होता। वन हु होल्ड एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, वन हु इज सेल्फ ओपिनियनेट, ओपिनियन को सेल करता है। जो ऑर्थोडॉक्स होता है इसका मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर आप ऑर्थोडॉक्स देखें रूढ़िवादी, वन हु फॉन्ट एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, एक आदमी जो एस्टैब्लिश करना चाहता है ओपिनियन, विचारों को। वन हु हैज नो ओपिनियन ऑफ वंस ओन, किसी के बारे में ओपिनियन नहीं होते। वन हु होल्ड, वन हु होल्ड एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, किसी के बारे में हम पुरानी धारणाएं बना लेते हैं, भी वो आदमी अच्छा हो सकता है, वो आदमी बुरा हो सकता है, वो होगी रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स विचार हो गए। वन हु होल्ड एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, वन हु होल्ड, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, वन हु होल्ड एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन। किसी के बारे में पूर्व धारणाएं बढ़ाना, एस्टैब्लिश करना, ओपिनियन बढ़ाना, रूढ़िवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लिट, एक्सप्लिट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा एक्सप्लिट, एक्सप्लिट का प्रॉपर मीनिंग रहेगा, जो इस बार 2018 में जो इंग्लिश आई हुई है जनरल, बिल्कुल इजी है, जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत की है इसमें वो आसानी से 7 या 8 नंबर ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लिट, EXPLICIT, एक्सप्लिट। एक्सप्लिट का प्रॉपर मीनिंग क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है ड्राइंग आउट ए सीक्रेट फ्रॉम समबडी, किसी से जो रहस्य की बात है वो निकालना, किसी से रहस्य बुलाना। दूसरा है कंपैरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस, कंपैरिजन करना उस प्लेस का। स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, वह स्टेटमेंट, वह तथ्य जो बिल्कुल एकदम साफ हो। ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो व्यापार है वो लॉ के विरुद्ध हो, प्रोहिबिटेड हो, जो व्यापार को हम नहीं कर सकते।
तो एक्सप्लेनेट का मतलब होता है स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, जो स्टेटमेंट बिल्कुल एक्सप्लेनेट हो, क्लियर हो। जो ये इंग्लिश हमने देखी है जनरल इंग्लिश, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन थे। जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी मेहनत की है उसके अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 नंबर आ सकते हैं। अब आपको पता लग गया होगा केबीएस किस तरह की जो इंग्लिश देता है। आपको ये एग्जाम पूरा करने के बाद आपको पता लग जाएगा वो केबीएस का एग्जाम किस लेवल का आता है। तो आपको 3 या 4 महीने अप्रोक्सीमेटली देने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और इस बार जो वैकेंसी है वो काफी बड़ी क्वांटिटी में है, 6414 वैकेंसी है केबीएस पीआरटी में, बात करें में प्राइमरी अध्यापक की। इसके बाद जो आता है क्वेश्चन जनरल हिंदी, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसको कौन सी, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब एक प्रमुख व्यक्ति के बारे में बताएं। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बता दिया, पर्टिकुलर दिल्ली भारत की राजधानी है, पर्टिकुलर स्थान के बारे में बता दिया, पर्टिकुलर चीज है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तुवाचक संज्ञा, किसी वस्तु के बारे में बताई जाए, किसी वस्तु की भावनाएं बताई जाए। भाववाचक, किसी की भाव बताई जाए, मित्रता, शत्रुता। और जातिवाचक, वह बच्चा, बच्चा है एक पूरे, एक लड़का, लड़का पूरे एक समूह को इंडिकेट कर रहा है। स्थान, कोई भी स्थान हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है। यह स्थान अच्छा है, भारत एक अच्छा जगह है। एक तो एक पर्टिकुलर देश आ गया। अगर हम कह दें वहां बहुत सारे स्थान हैं तो वो क्या होगी? स्थानवाचक। ये जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। वस्तुवाचक संज्ञा, इसमें जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वस्तुवाचक, ऑप्शन नंबर बी वस्तुवाचक संज्ञा। यह ऑप्शन, अब जो हमारा सेक्शन चल रहा है हिंदी का, जनरल हिंदी में हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? जिस शब्दों से या जिन शब्दों से किसी पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म का बोध होता है वह है वस्तुवाचक संज्ञा। वस्तुवाचक संज्ञा कहलाती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, असंगत है? अनजल, अनजल एकदम संगत है, जुड़े हुए हैं। अनजल खाया, नाप तोल। दूसरा है आचार विचार। पीना खाना, खाना पीना केवल कहते हैं ना, खाना पीना कर लिया। नाप तोल, नाप तोल, नॉन तोल तेल लिखा हुआ इसमें, नाप तो नॉन तेल हो गया। इसका जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा वो आचार विचार एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर रहेगा उसका, ऑप्शन नंबर बी आचार विचार। आचार और विचार एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें जो केबीएस 2022 में जो पीआरटी के एग्जाम रहेगा उसमें जो सब्जेक्ट प्रिस्क्रिप्टिव है या पेडागोजी हम कहें, शिक्षण शास्त्र के, वो 60 नंबर का आएगा। उसमें जो हमारा अन्नायुस की जो बुक्स है वो महत्वपूर्ण रोल होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट वाला अन्नायुस की बुक्स, जिसकी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, आरजे टीचिंग पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है? समास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जल पिपासु। जल पिपासु देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। जल पिपासु, जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास जिसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं। बहुब्रीहि समास जो जल पिपासु है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसका आंसर रहेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा,
एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति के सटीक अर्थ को दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है करेले की बेल का नीम के वृक्ष पर चढ़ना। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति में करेले की बेल का नीम के पेड़ पर चढ़ना। दूसरा है करेले और नीम का संयोग स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। करेले और नीम का रस मिलना, एक साथ दो या कई दुर्गुणों का आना, एक साथ बहुत ज्यादा, कई बार एक साथ बहुत सारे दुख आ जाते हैं, दुर्गुण आ जाते हैं, कमी आ जाती है, एक मनुष्य में एक साथ कई बहुत सारी कमियां आ जाती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, जो हमारी लोकोक्ति महत्वपूर्ण लोकोक्ति है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। देखें बेटे प्यारे बच्चों, इसका जो ऑप्शन रहेगा, लोकोक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण लोकोक्ति लोग यूज करते हैं जब एक साथ बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग। करेले की बेल का नीम के वृक्ष पर चढ़ना, करेले और नीम का संयोग स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, करेले और नीम का रस मिलाना, या एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना। जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, एक साथ दो या कई दुर्गुणों का मिलना, कई दुर्गुणों का मिलना बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। काव्य रसात्मक काव्यम वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। बहुत ही अच्छी बात कही गई है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य होते हैं, जिनसे रस निकले, जिनसे कोई अर्थ निकले। काव्यम लक्षण के विषय में यह कथन किस आचार्य के है? बहुत ही प्रसिद्ध लाइनें हैं हमारी। वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात जो वाक्य रसात आनंद देने वाले वाक्य ही होते हैं, वो ही वास्तव में काव्य कहलाते हैं। काव्य लक्षण के विषय में यह कथन किस आचार्य जी का कहा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है भामहा, ऑप्शन नंबर बी है पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर सी है विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी है मम्मट। जो प्रसिद्ध वाक्य है हमारा, जो वाक्य रसात्मक काव्यम, ये जो लाइनें हैं, जो वाक्य रसात्मक काव्य अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ये पंडित या विश्वनाथ, जिस इसका ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ के द्वारा कही गई प्रसिद्ध लाइनें हैं कि जिन वाक्यों से सुनने वाले को या पढ़ने वाले को आनंद आता है, वही वास्तव में काव्य है। वही लाइनें जैसे स्मित वो बूंदे लो हरदोलों के मम, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे लो हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी। जिन वाक्यों से सुनने वाले या पढ़ने वालों के भाव विभोर हो जाते हैं, वही वास्तव में काव्य कहलाता है। ये बात विश्वनाथ जी ने कही थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा सी बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना अर्थ के परिवर्तन हुए डायरेक्ट हिंदी में आए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो अर्थ तत्सम शब्द कौन से हैं? ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन 1 है आखर, क्वेश्चन नंबर 6 है अर्थ तत्सम, तत्सम आखर अक्षर, अक्षर अख, जो आखर अक्षर अक्षर अख, इसमें हम बात करें जो हमारा तद्भव शब्द वो होते हैं जो रूप बदलकर, जैसे दूध है, दूध अगर हम तत्सम शब्द की बात करें क्षीर, रूप बदल गया तो तद्भव, रूप नहीं बदला तो वो तत्सम। और जो इसका प्रमुख ऑप्शन रहेगा आखर, आखर अर्थ तत्सम है, पूरी तरह तत्सम शब्द नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कामायनी का काव्य रूप माना जाता है। कामायनी किसका काव्य रूप है? क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा कामायनी का काव्य रूप खंड काव्य, चरित काव्य, एकार्थ काव्य और महाकाव्य। कामायनी है, क्वेश्चन नंबर 7 है कामायनी
का काव्य रूप क्या माना जाता है? खंड काव्य, चरित काव्य, एकार्थ काव्य। तो जल्दी जल्दी आंसर दें। जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, जो कामायनी है वो किसका भाग काव्य का रूप माना जाता है? खंड काव्य, चरित काव्य, एकार्थ काव्य और महाकाव्य। जो इसका अपना करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महाकाव्य। महाकाव्य कितने हुए? महाकाव्य 2 हुए हैं। कौन कौन से? रामायण है, महाभारत। महाकाव्य कामायनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तपोवन में शब्द में कौन सी संधि है? तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? तपोवन शब्द में हम बात करें तो विसर्ग संधि है। संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि हमारा। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर आगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। तप प्लस में 1, जो इसमें रहेगा तप प्लस में 1, अगर संधि विच्छेद आ जाए तपोवन, तो यहाँ ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि है तपोवन में, विसर्ग संधि। स्वर संधि भी महत्वपूर्ण है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 9th, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। देखो हिंदी में भी, यही तो केबीएस की सुंदरता है, हिंदी में भी जीके का क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो उत्तराखंड के। चिपको आंदोलन के जो किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा की अभी भी कोरोना के बाद 2021 में, पिछले साल मृत्यु हुई है। सुंदरलाल बहुगुणा 1972 में उत्तराखंड में, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में चलाया गया था। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 9 का, और उसका आंसर रहेगा ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून और गैरसैंण, 2 राजधानी है। चिपको आंदोलन का संबंध कौन से राज्य से है? उत्तराखंड से। किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। लोग पेड़ों से चिपक गए थे। चामोली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। और हम कह सकते हैं कब चलाया गया था? चामोली डिस्ट्रिक्ट 1973 से। और किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने। और अभी कोरोना के बाद 2021 में अभी उनकी डेथ हुई है। इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन से? हिंदी में क्वेश्चन नंबर 10, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन से? बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। अभी वहां के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है वो मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, मोहम्मद यूनुस, यूनुस। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद तालिब एस आर हाशिम महबूब उल हक। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी जनरल हिंदी थी, इसके बाद हमारा आता है साइंस का क्वेश्चन। साइंस तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है साइंस। केबीएस में 20 नंबर की आती है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं साइंस में हम। पहला, समय t बराबर 0 पर किसी स्कूटर का वेग 21 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी जो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से कम हो रही है, जो चाल है। अब t बराबर कितना है? 0 है। तो ये जो सवाल है, जो 3 स्टेटमेंट है, s = u + ½ at²
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as s इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस 80 v इज इक्वल टू u प्लस 80। इन तीनों से रिलेटेड इसमें केबीएस पीआरटी 2018 में करीबन 3 या 4 न्यूमेरिकल आए थे इससे रिलेटेड, और ये 9th क्लास के जो सेकंड 9th क्लास का एक टॉपिक है। अगर हम बात करें आप समय t बराबर 0, जो टाइम दिया हुआ है हमारे पास t बराबर है प्यारे बच्चों 0, स्कूटर का वेग मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी जो चाल है वो दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 से कम हो रही है, डिसेलरेट हो रही है। तो अगर हम बात करें 4 सेकंड के अंत पर t बराबर 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 21 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल निकालनी है हमें। हमारे पास जो फार्मूला होता है, फार्मूला नंबर हम यूज करेंगे थर्ड। अंत में 4 सेकंड के अंत में कितना दूरी तय कर लेगा एक स्कूटर। तो अगर हम बात करें फार्मूला नंबर, पहले तो दोनों को सेम में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर में, और ये दे रखा है मीटर में। अगर मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, या एक और कर सकते हैं हम, सेंटीमीटर को मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, 50 डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हमने एक टेबल किया हुआ है किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमेशा टर्म से क्या होता है मल्टीप्लाई, और राइट टू लेफ्ट आते हैं वापस रिवर्स आते हैं तो हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएंगे, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आएंगे, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आएंगे 10 और 10, तो 100 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो सेम यूनिट में आ चुका है एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी। तो हम फार्मूला लगाएंगे, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, फार्मूला नंबर हम यूज करेंगे, इसमें v भी दे रखा है, u भी दे रखा है, at भी दे रखा है। फार्मूला नंबर हम थर्ड यूज कर सकते हैं, इसमें फार्मूला नंबर थर्ड यूज करेंगे। हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस 80। v की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 21, u हमें निकालना है, a कितना है एक्सेलरेशन है 1/2, टाइम कितना है हमारे पास यहां से करेंगे हम क्या निकाल लेंगे, टाइम है हमारे पास 0 सेकंड, पहले इनिशियल टाइम कितना है 0 सेकंड जो शुरुआत में है, तो हमारे पास u आ जाएगा 21 मीटर पर सेकंड। इनिशियल और फाइनल सेम आ चुका है, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला नंबर 1। तो s टोटल डिस्टेंस निकालना है, u मल्टीप्लाई u कितना है 21, टाइम कितना है 4 सेकंड, प्लस 1/2, और जो एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन हो रहा है, कमी हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे माइनस 1/2 इनटू में हम लगाएंगे प्यारे बच्चों t कितना है 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे 21 को 4 से करेंगे 84 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बाहर ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 के टेबल में जाएगा तो 80 मीटर वो डिस्टेंस टोटल कवर कर लेगा, जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा। आप देख सकते हो पहले सम में भी कितना यूज किया है, दोनों फार्मूले का यूज कर लिया गया है। तो केबीएस पीआरटी 2022 का इतना आसान नहीं आने वाला है एग्जाम। अगर क्वेश्चन नंबर 22 उठाएं जनरल इंग्लिश में हम देखें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीछे वाली वीडियो में बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जाना था 30 एलिमेंट तक हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी एक नंबर में। क्वेश्चन नंबर 22 जो साइंस से सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है वो 11 है। और जो हम सेल अगर हम जानते हैं K के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L सेल में 8 आ सकते हैं, तो 1 2 8 1 इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है वो सही रहेगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 संतृप्त एसिडिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होता है, और कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, संतृप्त होते हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ब्यूटेन अल्केन जो श्रेणी का होता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो अल्केन होता है, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड अल्कीन कहलाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन कहलाएगा। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? संतृप्त कहलाएगा। जो किससे का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, जो किससे रिलेटेड है? ब्यूटेन, मैथ प्रोप ब्यूट टेन, एन ग्रुप से, अल्केन ग्रुप से। जो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है फर्स्ट है वो सही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी बेंजीन। बेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? बेंजीन का केमिकल फार्मूला होता है एक के बाद एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो C6H6 जो बेंजीन का केमिकल फार्मूला आता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा। साइक्लोहेक्सेन और एथीन जो ट्रिपल बॉन्ड है, जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 24 है, कोई दो पिंड क्रमागत समान दूरियों को v1 और v2 चालों द्वारा तय करता है, तो इस पिंड की औसत चाल कितनी होगी? अगर हम बात करें स्पीड, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हिंदी में लिखे तो दूरी का फार्मूला आता है, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा में समय। मान लेते हैं हमें चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, C2D जाना है, C2D जाना है, तो हमें टोटल जो डिस्टेंस है एक बार तो जाने का हो गया। मान लो पहले हम C2D गए किसी भी चाल से, C2D गए मान लो हम 40 किलोमीटर डिस्टेंस से, और D to C वापस आए हैं, वो हमारा डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जाने का है वो 40 किलोमीटर है और आने का है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज हमें उस चाल पूछ रहा है। जो डिस्टेंस हो गया एक बार जाने का और एक बार आने का सेम रहेगा डिस्टेंस, तो स्थान तो जो दूरी है चंडीगढ़ से दिल्ली जाओ या दिल्ली से चंडीगढ़ वापस आओ, जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी? एक बार जाने की एक बार आने की, तो 2x होगी। जो हमारा टोटल समय लगा है, अब समय का हम फार्मूला निकालेंगे। तो समय का अगर हम बात करें तो समय का फार्मूला यहां से बनता है दूरी बटा चाल। पहली बार दूरी x थी तो चाल मान लो वो थी v1। इसी तरह दूसरे टाइम बात करें हम, समय जो हमारा t2 था, ये t1 समय है, ये t2 समय है, तो दूरी तो उतनी ही है परंतु चाल वो कम ज्यादा हो चुकी है, तो इसको मान सकते हैं v2। तो हमारा जो टोटल एवरेज औसत चाल की बात करें, औसत चाल या एवरेज जो स्पीड का फार्मूला होता है, औसत चाल का जो फार्मूला आएगा टोटल डिस्टेंस या टोटल दूरी, कुल तय की दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा में कुल लिया गया समय, कुल लिया गया समय। अब जो कुल तय की गई दूरी कितनी है? एक बार जाने की एक बार आने की, तो कुल तय की दूरी होगी 2x। टोटल लिया गया समय, तो t1 और t2 को जोड़ देंगे, x डिवाइड बाय v1 प्लस में x डिवाइड बाय v2।
अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे। पहले सबसे पहले क्या है एलसीएम, b1 प्लस b2, b1 और b2 एलसीएम आ गया, आर पार गुणा करेंगे इसको इससे, तो क्या आ जाएगा x b1 प्लस में x b2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इन दोनों को, जो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर होता है वो क्या बन जाता है डिनोमिनेटर, x दोनों में से क्या आ जाता है कॉमन, तो जो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है न्यूमिनेटर, तो हर का क्या बन जाएगा अंश बन जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 b1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। जो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपको सोल्व करके बताया गया है। कोई खुली जीप, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसी तरह सिंपल तरीके से आप देख सकते हो, लिख सकते हैं हम एक बार जाने में एक बार आने में जो टोटल दूरी होगी, मान लो 10 किलोमीटर गया है तो 10 किलोमीटर वापस आएगा तो 2x हो गया। अब जो पहला समय है तो समय का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है v1 है प्लस में x बाय v2, दोनों का एलसीएम लेंगे, v1 v2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करेंगे इसको इससे करेंगे तो 2x x v1 प्लस में x v2, और हर का क्या बन जाता है अंश, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x दोनों में से कॉमन ले लेंगे v1 प्लस v2, और ये ऊपर चला जाएगा v1 v2 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो कुल मिला के हमारा जो आंसर रहेगा v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, जो आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 का सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है, आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालता है तो कौन सा कुछ समय पश्चात वह गेंद किससे जाएगी, जो ए पार्ट है उसके हाथ पर गिरती है, अगर वो अंदर की ऊपर की ओर उछालेगा तो उसके हाथ पे नहीं गिरेगी, जीप के सामने गिरती है, जीप के सामने समान दूरी से चल रही है तो सामने नहीं गिरेगी, जीप के पीछे वाली सीट पे गिरती है, हाँ जीप के पीछे वाली सीट पे जितना उछालेगा वो जीप के पीछे वाली सीट पर गिरेगी, जीप के बाहर नहीं गिरेगी। तो जो संवेग संरक्षण का ये नियम है ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। 25 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 5 साइंस का है वो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसका जो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं साइंस का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 15 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से किसी सरल रेखा से गतिज अनुदिश गतिमान कोई भी 40 किलोमीटर द्रव्यमान का पिंड 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड के लकड़ी के गुटके से टकराता है या चिपक जाता है, यदि पिंड यदि पृष्ठ चिपका है तो चिपकने या संगठन के पश्चात संयुक्त पिंड लकड़ी के पिंड एवं एक संवेग संरक्षण का नियम है m1 u1 प्लस में m2 u2। इस फार्मूला का यूज करेंगे, m1 v1 या हम m2 v2 कह सकते हैं। इस फार्मूला का यूज करेंगे और इसका जो पहली वेलोसिटी है वो रहेगी 15 मीटर पर सेकंड, जो मास रहेगा वो 40 रहेगा, m1 रहेगा 40 kg, दूसरी जो वेलोसिटी है वो हमें निकालनी है, v2 निकालनी है, और जो दूसरा मास रहेगा हमको 10 kg। चिपकने के पश्चात कितना मास हो जाता है 10 किलोमीटर, पहले कितना था 40, अब 10 किलोमीटर किसी लकड़ी के गुटके से चिपकने के बाद 40 और 10 ही हो गया m2, और प्लस में 40 पहले वाला, तो कुल मिलाकर जो m2 मास हो जाएगा दूसरे वस्तु का मास हो जाएगा वो 50 kg हो जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, m1 40 मल्टीप्लाई 15 m2 15 मल्टीप्लाई v2, 10 से 10 कैंसिल हो गई, 5 के टेबल में 3 पे जाएगी तो कुल मिलाकर 12 v2। जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई भी गुटका है वो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 है 9 मीटर प्रति सेकंड, वो वेग पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। बी रहेगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी रहेगा 12 मीटर प्रति सेकंड और सी रहेगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर सी 27, जो ऑप्शन इसका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी दिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इस पिंड की गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है, पिंड शून्य त्वरण से गतिमान है। जो एक्सेलरेशन है वो 0 रहेगा। पिंड का त्वरण नियत है। जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। पिंड बढ़ते त्वरण के साथ गति करेगा। जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाएगा या एक्सेलरेशन घट जाएगा। जो हमारा कोई भी पिंड इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी उसके वर्ग के उसके समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो समय है s इक्वल टू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो t2 स्क्वायर है। जो स्पीड है वो समय के वर्ग है। स्पीड है वो स्पीड से 2 गुना है समय। तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे s इक्वल टू ut, जो हमारा फर्स्ट नंबर फॉर्मूला था s इक्वल टू ut प्लस में हाफ एट स्क्वायर, जो फॉर्मूला नंबर सेकंड था, इसका यूज करेंगे। यहां जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नियत है। पिंड का त्वरण की बात कर रहा है। अगर हम त्वरण में बात करें, त्वरण तो एकदम नियत रहेगा। पिंड पर इस प्रकार गति करते हैं उसके द्वारा चली गई दूरी समय के वर्ग के अनुपाती है। दूरी है वो समय के वर्ग के अनुपाती है। जो त्वरण की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन तो एकदम कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, जो फार्मूला इसका यूज करके देख सकते हैं। यहां एक्सेलरेशन की इसने बात नहीं की, तो एक्सेलरेशन हमेशा एकदम नियत रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी पर जल के संसाधन है। अभी पृथ्वी पर जल कहां से मिलता है हमें? क्वेश्चन नंबर 1 है समुद्र महासागर, समुद्र से भी मिलता है, महासागर से भी मिलता है, पर्वतों में ध्रुवों पर भी मिलता है, हिम के रूप में हिम मतलब होता है, बर्फ के रूप में मानसून वर्षा से भी मिलता है, महासागर हिम वर्षा और भूमिगत जल। ऑप्शन नंबर डी में तीनों ही इंक्लूड है, ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका स्टेबल आंसर रहेगा, सबसे बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। महासागर ओशियन की बात करें तो 5 ओशियन है हमारे पास। अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महासागर है और 5 ओशियन है। 5 महासागर है, 7 क्या है? महाद्वीप है। तो 5 ओशियन है, हिम वर्षा है, भूमिगत जल। इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल का अगर हम फार्मूला याद रखना चाहें, रबी और खरीफ 2 प्रकार की फसल, मेन रूप से 2 प्रकार की फसल होती है। अगर हम वैसे हम 3 प्रकार की फसलों में बांट सकते हैं, रबी, खरीफ और जायद। खरीफ की फसल के बारे में बात करें, सबसे पहले फसलों के बारे में एक क्वेश्चन खरीफ, इस बार खरीफ का प्रश्न आ सकता है। खरीफ की फसल की बात करें, जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जो बोने का टाइम और काटने का, बिजाई कह सकते हैं, बिजाई का टाइम, बिजाई समय, कटाई समय। जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काट ली जाती है, उन फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है। रबी की फसल की बात करें, जो अभी बोई हुई है, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है। गेहूं, बाजरा, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? सरसों है, वो रबी की फसल है। गेहूं है, वो रबी की फसल है। मटर है, वो रबी की फसल है, सर्दी में आती है मटर। काला चना है, वो खरीफ की फसल है। सरसों का साग सर्दी में आता है। गेहूं अभी बोर की है, सर्दी का टाइम है। और मटर भी सर्दी में ही आती है। तो ये तीनों रबी की फसल है। और जो काला चना है वो खरीफ की फसल है, काला चना। और इन दोनों के बीच में एक
फसल और आती है जिनको जायद की फसलें कहते हैं, जिनको सब्जियां भी कहते हैं, जो ककड़ी, घिया, ये प्रमुख फसलें हैं जायद की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है? भोजन का कौन सा पार्ट जो हमें क्विक एनर्जी देता है? एनर्जी देने के लिए भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, भोजन जिसमें वसा अधिक हो, भोजन जिसमें विटामिन अधिक हो, भोजन जिसमें प्रोटीन अधिक हो। और मैक्सिमम प्रोटीन दालों से मिलता है। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। इस बार जो क्वेश्चन आ सकता है विटामिन के बारे में आ सकता है, विटामिन का केमिकल नेम आ सकता है। कौन सा भोजन क्विक एनर्जी देता है? क्विक एनर्जी देता है हमें कार्बोहाइड्रेट्स। क्विक एनर्जी देने वाला होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसे ही आपने कई बार क्रिकेट मैच देखे होंगे, वहां खिलाड़ी जैसे गर्मी के टाइम मैच खेलते हैं तो थक जाते हैं, तो वो ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कार्बोहाइड्रेट लिक्विड फॉर्म में होता है। कार्बन के दो प्रकार होते हैं, फैट सोल्यूबल, जो फैट सोल्यूबल होता है, या सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज टू टाइप्स। अगर हम बात करें सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक तो फैट में सोल्यूबल होता है, एक फैट में इनसोल्यूबल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्विक एनर्जी मिलती है। मैक्सिमम एनर्जी हमें फैट से मिलती है, परंतु क्विक एनर्जी के लिए हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज का हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें C6H12O6। तो क्विक एनर्जी के लिए हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो भी पहले सिंपल में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद इसका यूज किया जाता है। जो मैक्सिमम एनर्जी मिलती है वो वसा से मिलती है, फैट से मिलती है, परंतु जो क्विक एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वो ग्लूकोज, जैसे हम क्रिकेट के मैच में प्लेयर पानी पीते हैं, ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, उसका फार्मूला होता है C6H12O6, उससे क्विक एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पार्ट है विटामिन से। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं बी और सी, और फैट सोल्यूबल होता है ए, बी, डी, ई, के। ये फैट सोल्यूबल होते हैं, ए, बी, डी, के। विटामिन के रासायनिक नाम भी आते हैं। एक ट्रिक के साथ आप विटामिन के रासायनिक नाम भी याद कर सकते हैं। इस बार ये केमिकल नेम आ सकता है विटामिन का। विटामिन हमें बीमारियों से बचाता है। विटामिन की कमी से हमें बीमारियां होती है, एनर्जी नहीं मिलती हमें। प्रोटीन भी हमें बीमारियों से बचाता है। तो जो एनर्जी देने वाले हैं होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। अगर आप याद रख सकते हो विटामिन के केमिकल नेम, रथ पर एक टॉफी, पर एक रथ पर एक टॉफी। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। रेफ और रेटिनोल, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनोल है। थैफोर्थाइमिन, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमिन है। ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। के फॉर कैल्सीफेरॉल, काय फॉर कैल्सीफेरॉल, टै फॉर टॉफी, टै फॉर टैकोफेरॉल। विटामिन ए, ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। फी फॉर फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। जो एनर्जी गिविंग मटेरियल होते हैं फूड बैलेंस डाइट में वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, और मैक्सिमम एनर्जी मिलती है वसा से और क्विक एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 31 है, वाट सेकंड किसका मात्रक है? पावर वो होता है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। अगर हम बात करें शक्ति, वो होता है ऊर्जा बटा कार्य बटा समय। जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है, कार्य और ऊर्जा का
मात्रक होता है जूल और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो जो हमारे पास दिया हुआ है वाट सेकंड मल्टीप्लाई किया है वाट सेकंड जो मात्रक होता है, अगर हम बात करें सेकंड मात्रक होता है वो जूल, और जूल हो सकता है एनर्जी का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वाट प्रति सेकंड। बल का मात्रक होता है न्यूटन और संवेग का मात्रक मोमेंटम, संवेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने साइंस में जनरल साइंस पढ़ी हुई है तो साइंस के जो हमारा महत्वपूर्ण जो ये साइंस ही है वो आपको जो ज्वाइनिंग दिलाने वाली है, सीट पक्के करने वाली है, अप्रोक्सीमेटली काफी अच्छे लेवल की। कौन से के द्वारा रक्त का अभिगमन पूरे शरीर में होता है? अगर हम बात करें रक्त का अभिगमन पूरे शरीर में कौन से के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है? जो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा हृदय, ऑप्शन नंबर बी रहेगा वृक्क, किडनी, हार्ट के हमारे हृदय ही रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। रक्त का हृदय के बारे में बात करें हम, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है, 4 कोश होता है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले जो रक्त है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये पहले क्या हो जाता है? कंट्रास्ट हो जाता है, खुल जाता है ये। फिर जब सिकुड़ता है तो सबसे पहले फिर रक्त यहाँ आता है। जो बीच वाली जो लाइन वो अलग करने वाली लाइन जो लेयर होती है उसको सेप्टम कहते हैं। हमारा जो हृदय होता है, इस बार क्वेश्चन आ सकता है कि जो मानव का हृदय है कितने कोशीय होता है? हमारे जो मानव का हृदय वो 4 कोशीय होता है। राइट एट्रियम, दायां नील्य, दायां आलिद, बायां नील्य और बायां आलिद। और जो 4 को जोड़ने अलग करने वाला जो पार्ट होता है वो सेप्टम होता है। सबसे पहला जो लेफ्ट एट्रियम में हमारा जो ब्लड आता है, उसके बाद आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद जो हमारा रक्त है वो आता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से जब वो रिलैक्स होता है फिर राइट वेंट्रिकल, फिर वो हमारे लंग्स में चला जाता है। वृक्क मतलब होता है किडनी। किडनी क्या होता है? हमारा एक्सक्रेशन यूनिट होता है, और किडनी की यूनिट क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यकृत। यकृत फेफड़ा, लंग्स नहीं होता। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर साइंस में 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि पिंड का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का हाफ mv स्क्वायर। अब जो वेलोसिटी है वो 3 गुनी कर दे। मान लें पहले वेलोसिटी थी v थी, v1 थी हमारी 10 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी v2 हो चुकी है 3 गुना मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी है। अब जो गतिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? गतिज ऊर्जा निकालते हैं 1/2 m कांस्टेंट रहेगा 10 का स्क्वायर, इधर निकालते हैं 1/2 m 30 का स्क्वायर। 1/2 m से 1/2 m कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर 100 और 30 का स्क्वायर 900। पहले कितनी थी? 100 थी, अब वो कितनी हो चुकी है? 900। इंक्रीज कितना हुआ है? परिवर्तन कितना हुआ है? अब वो 100 से 20 से 20 कैंसिल हो गई तो 1 से 9 हो चुकी है। जो चेंज हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है? चेंज हुआ है 8 गुना हो चुकी है। वो तो 9, अब बड़ी तो कितनी है? चेंज कितना हुआ है? दोनों में डिफरेंस करेंगे 900 माइनस 100 तो जो चेंज हुआ है वो 800% गतिज ऊर्जा वो इंक्रीज हो चुकी है। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है
इसके बाद इससे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आ सकता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा जो वस्तु की स्थिति के कारण होती है, स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला होता है mgh और दोनों का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो जो चेंज रहेगा वो 800% रहेगा, जो ऑप्शन नंबर है हमारा सी। पहला ऑप्शन है 90%, दूसरा है 300%, ऑप्शन नंबर सी रहेगा 800%। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट देखते हैं पहले बच्चों, जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन, जो साइंस जो हमारा क्वेश्चन है वो इतना इजी नहीं आने वाला केवीएस में। केवीएस का एक लेवल है, क्योंकि सेंट्रल लेवल का जो ये पूरे 28 के 28 स्टेट और 8 यूटी के जो भी कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो इस फॉर्म को भरेंगे। तो इस बार जो कंपटीशन है वो काफी हाई लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 34 है लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 1 मीटर। जो मनुष्य में जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें लिखा हुआ है 75.5 मीटर, या इसमें लिखा हुआ है 7.5 मीटर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। और जो हमारे शरीर में जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो भी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत की लंबाई कितनी है 7.5 होती है। और छोटी आंत में कितने पार्ट होते हैं, डेडुलम, जेजुलम, इलियम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जो हमारे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर इस बार ये आ सकता है कि हमारे मनुष्य के शरीर के भोजन का जो कंप्लीट डाइजेशन है, पूरी एनर्जी है, वो शरीर के कौन से भाग में बनती है, छोटी आंत में बनती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है 7.5 मीटर। नाम इसका छोटी आंत है परंतु लेंथ इसकी 7.5 मीटर होती है। और 3 पार्ट होते हैं, डेडुलम, जेजुलम, इलियम। डेडुलम, डेडुलम, जेजुलम, जेजुलम, इलियम। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, डेडुलम, जेजुलम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के। 7.5 ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसके बाद सही कथन का चुनिए। ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन है। ईंधन का जलना एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ईंधन मान लो कोई भी लकड़ी जलती है तो उसको हम भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिससे नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ की अवस्था ही चेंज होती है। जैसे बर्फ से पानी बन रहा, ईंधन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। मीथेन, जल, CH4, H2O, CFC इत्यादि ग्रीन हाउस गैसेस है। क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। मीथेन, जल, CH4, H2O, CFC आदि ग्रीन हाउस गैसेस है। H2O कोई ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। जल भी इसी तरह। ऑप्शन नंबर सेकंड है वो भी गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन नंबर A, B, C, D। ए दिया हुआ है कि ईंधन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन से अगर मान लो हम लकड़ी को जलाते हैं तो राख बन गया, राख से दोबारा लकड़ी नहीं बनाई जा सकती, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। मीथेन, जल, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, जल एक ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। क्लोरोफिल जो हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की भूमिका होती तरह कार्य होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटलिस्ट जो रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा वो हमारा सही रहेगा। यूरेनियम 235 किरणोत्सारी नहीं है, किरणोत्सारी है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत रहेगा। जो ऑप्शन नंबर सी है 35 में सही रहेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तृतीय श्रेणी के गोलक जो लीवर है हमने करवाए थे के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवर, आगे के क्लासेस में करवाए जाएंगे। इस उत्तोलकों में आयास, आलम और भार के मध्य होते हैं। अभय, इसको नाम याद रख सकते हैं अभय से। आयास, भार, भेद। इस उत्तोलकों में आयास, आलम और भार के मध्य होते हैं। इस उत्तोलकों में आयास, आलम और भार के मध्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है
इस श्रेणी के तत्वों का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, यांत्रिक लाभ 1 से अधिक नहीं होता। चिमटी तथा मानव भुजा का तेली का प्रभार थामे रखना तृतीय श्रेणी के त्वरक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही रहेंगे। जो इसका ऑप्शन नंबर डी 36 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साइंस में। इस तरह क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा गलत सुमेलित है? बुध सूर्य के सबसे पास है। गलत, बुध सूर्य के सबसे पास स्थित है तो ये बिल्कुल सही है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, हाँ शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा शनि बगैर रिंग का ग्रह है, शनि में रिंग्स होती है। मंगल लाल ग्रह कहलाने वाला है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। शनि बगैर रिंग का ग्रह, शनि में रिंग्स होती है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत रहेगा। बुध सूरज के सबसे पास का ग्रह है जिसको मरकरी कहते हैं। वीनस है, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट एंड मंगल इज कॉल्ड ए रेड प्लेनेट, मंगल को एक मार्स इज कॉल्ड ए रेड प्लेनेट। शनि इज द रिंग प्लेनेट, इसमें लिखा शनि बगैर रिंग का ग्रह है। ऑप्शन नंबर जो सी है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 फिर नवेंद्र क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 है 8 मीट्रिक टन द्रव्यमान का कोई इंजन 5 डिब्बों वाली ट्रेन जिसमें प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 2 मीट्रिक टन है को 37 पटरी पर बल लगाकर खींच रहा है। यदि इंजन 3.5 गुणा में 10 की पावर 4 न्यूटन बल लगाता है तो पटरी चिकनी है। तो डिब्बा नंबर 1 पर डिब्बे नंबर 2 डिब्बे नंबर 1 डिब्बे नंबर 2 पर कितना बल आरोपित करता है? इसका मान हम बात करें, यदि इंजन 3.1 5 इंटू में 10 की पावर 4 न्यूटन बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। डिब्बा नंबर 1 पर नंबर 1 2 पर कितना बल आरोपित करेगा? जो सेम बल आरोपित करेगा। पांचों डिब्बे हैं तो दोनों में सेम बल आरोपित करेगा। जो ऑप्शन नंबर 1 है 3.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, ये आपका आंसर सही रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 39 यदि किसी पिंड की गति की दूरी समय सरल रेखा है परंतु वह समय अक्ष के समांतर नहीं है तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट सेकंड जो साइंस से क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यदि किसी पिंड की गति की दूरी समय कोई सरल रेखा है परंतु वह समय अक्ष के समांतर नहीं है तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जो हमारा तो उसकी त्वरण शून्यतर है, त्वरण नियत रहेगा। जो एक्सेलरेशन है वो शून्य रहेगा, एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन जो वृद्धि करता रहेगा और वेग नियत है। जो वेलोसिटी है वो फिक्स है। जो वेलोसिटी की अगर बात करें हम जो सरल रेखा में है तो समय हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, समय और दूरी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 39 है तो इसका जो आंसर रहेगा आपका त्वरण नियत रहेगा। जो त्वरण है वो क्या रहेगा? नियत रहेगा, फिक्स रहेगा। इसमें एक सरल रेखा में है तो कौन सा कथन गलत है? ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। गैस सभी उपलब्ध स्थान को घेर लेती है। द्रव शांतिपूर्ण वाष्पीकृत पर शीतलता फैला सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस और 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु के द्रव्यमान क्रमशः 28 ग्राम व 14 ग्राम होते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस के और 0.5 मोल नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 28 ग्राम और 14 ग्राम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा साइंस से। क्वेश्चन नंबर 40 है वो रहेगा हमारा
कौन सा कथन गलत है? ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठोस और द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है, जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। दोनों को संपीड़ित किया जा सकता है। बात, ठोस और द्रव दोनों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। गैस सभी उपलब्ध स्थान को घेर लेती है। बात सही है। द्रव शांतिपूर्ण बाष्पीकृत कर शीतलता प्रदान करता है। हाँ, द्रव जब शांतिपूर्ण बाष्पीकृत होता है तो उस स्थान में शीतलता हो जाती है, समुद्र के पास वाला जाकर ठंडा हो जाता है दिन के टाइम। डी है 0.5 मोल नाइट्रोजन व 0.5 मोल नाइट्रोजन एंड 2 गैस व 0.5 का द्रव्यमान 28 द्रव्यमान ग्राम व 14 ग्राम होता है। 14 ग्राम 28 ग्राम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो हमारा गलत रहेगा। ए बी सी सही रहेगा। जो 40 क्वेश्चन है उसका डी पार्ट वो गलत है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो सेक्शन आता है आगे वाला मैथ का। जो मैथ है वो भी काफी अच्छे लेवल का आया हुआ है केटीएस 2018 में। अगर हम बात करें मैथ का, जो पहला क्वेश्चन है मैथ का जो हम सेक्शन कर रहे हैं अभी सोल्व, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ही क्वेश्चन है, यदि x के 50% का 20%, x के 50% 50/100 का 20%, 20/100 बराबर है y के 25%, 25% 25/100 का 50%, 50/100, तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? 50/100 से 50/100 कैंसिल हो जाता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। x का 50% का 20%, y के 25% का 50%, 50/100 से 50/100 कैंसिल हो जाता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, 5 के बारे में ये जाएगा 4 पे और ये जाएगा 5 पर, तो x 4x बराबर होता है हमारा 5y आ जाता है। तो x/y को हम निकालें तो आ जाएगा 5/4। तो जब y 4 है तो x 5 है, तो x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? अगर इसका हम सॉल्यूशन करना चाहें, का दुगुना और दिया हुआ है, का दुगुना का, तो लगा सकते हैं हम दुगुना, 2 के टेबल में कटेगा हम। यदि x के 50% का 20%, x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का दुगुना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50/100 से 50/100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 5 के पाड़े में ये 4 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 2 के पाड़े में 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, तो हमारे पास बचता है कुल मिलाकर 2x बराबर 5y, 2x बराबर 5y, तो x/y को निकालेंगे 5/2। जब y 2 है तो x कितना है? 5 है, तो कितने परसेंट अधिक है? तो 2 पर 3 अधिक है, 2 पर 5 है, तो ये इसको अगर हम 100 से 50 से गुणा करें, ये 50 और इधर भी 50, इसको 100 बनाए तो ये 100 है, तो ये कितना है? 250 है, तो y है 150% अधिक। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। काफी अच्छे लेवल का पहला क्वेश्चन, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 42, क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 है, केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं ए बी। अब एक वृत्त लेते हैं केंद्र O का, उसमें ये जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है व्यास। 2 जीवाएं दे रखी है इस तरह, एक है A और B, एक है C और D। D समांतर है और केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। AB 20 सेंटीमीटर है, CD 48 सेंटीमीटर है। और वृत्त का व्यास अगर हम बात करें
उनके बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है। जीवाओं के बीच की दूरी की बात करें हम तो वो है 34 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें तो ये हो सकती है 10, ये भी 10 हो गई, और ये हमारी है 48 सेंटीमीटर, तो ये है 24, और ये भी कितनी है 24, और उनकी बीच की दूरी कितनी है 34 सेंटीमीटर। तो हमारी ये कौन सी बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। इसकी तरह हमारा हम क्या कर सकते हैं इसको, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वृत्त का व्यास, तो ये 24 है, ये 10 है, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रिपलेट दिए होते हैं वो क्या होते हैं, देखो ट्रिपलेट जो जीवाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो 24 और 10 का जो टुकड़ा बनता है, 24 का स्केयर 10 का स्केयर प्लस 24 का स्केयर, 10 का स्केयर होता है 100, 24 का स्केयर होता है जो हमारा 576, और 676 किसका वर्गमूल होता है 26 का, 26 सेंटीमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल इजी क्वेश्चन था हमारा। चौबीस और 24, हाँ ट्रिपलेट कर सकते हो, 5 12 13 इस तरह ट्रिपलेट बनते हैं। तो अगर इसको डबल करेंगे 10 24 और 26, जो ट्रिपलेट वाला फार्मूला लगा के इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। 43 क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट है, मैथ में भी काफी अच्छे लेवल का मैथ आया हुआ है क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। त्रिभुज एबीसी में सी का कोण 60 डिग्री है, ए कोण 75 डिग्री है, और ए बी त्रिभुज एबीसी बनाई हुई है, एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। सी कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, ए कोण 75 डिग्री है, ए बी सी, तो ए कोण 75 डिग्री है। इसी तरह एक और इसको भी ले सकते हैं, एबीसी त्रिभुज ले सकते हैं हम, ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में सी बराबर कोण सी का मान है 60 डिग्री, एक कोण का मान है 75 डिग्री, एडी लंब है बीसी पर, जो एडी है, कोई एडी बना लेते हैं, एडी लंब है बीसी पर, तो ये डी पॉइंट है। बीसी पर एक बिंदु है जहां बीई लंब है एसी पर, बीई लंब है एसी पर, ये एक लंब खींच लिया, बीई लंब है एसी पर, जहां एसी पर एक बिंदु है, जहां एसी पर एक बिंदु है, एडी तथा बीई, एडी तथा बीई जो है परस्पर अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो प्रतिच्छेद करने वाला जो अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो एंगल सीएचडी, सी एच डी, इस एंगल को निकालना है। अगर हम बात करें जो ये एंगल है 75, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना है 90 आया है। जो हमारा एंगल दिया हुआ है सी एंगल, सी एंगल पहले दिया हुआ है 60 है, तो इट मींस सी एच डी, जो ये एंगल हमें निकालना है, सी एच डी कितना होता है, अगर ये 60 है तो ये कितना आ जाता है 30, और ये भी कितना आ जाता है 30, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना आ जाएगा 60, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है।
सम बिल्कुल इजी सम दिया हुआ था कि एबीसी एक ट्रायंगल दे रखी है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था। ए बी सी, एबीसी एक ट्रायंगल है, उसमें ए कोण है 75 डिग्री का और सी कोण है 60 डिग्री का, और सी पर एक रेखा खींची गई है जो मिड में है डी, और बीई लंब है किस पर, एई पे लंब है, एई पे लंब है। इसी तरह हमें एंगल जो निकालना था सीएचडी, और यहां पर जहां एडी और बीई काटते हैं वो होती है एच, और सीएचडी, सीएचडी ये एंगल हमें निकालना था। अगर ये 90 है, ये पूरा 60 सम विभाजित कर रहा है तो ये भी 30 हो जाएगा, और इधर भी 30 प्लस 90 हो गया 120, और 180 में से माइनस करेंगे तो ये 60 डिग्री। सीएचडी का जो मान आएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 44। त्रिभुज एबीसी में भुजाएं, त्रिभुज एक त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी, ए बी सी, ए बी और सी क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। एबीसी भुजा है त्रिभुज, उसमें से पी और क्यू, ए बी को पी पर और बीसी एसी को क्यू तक बढ़ाया गया है। पीबीसी, पीबीसी जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, पीबीसी और क्यूबीसी के समद्विभाजक पर प्रतिशत ओ पर करती है। जो इनका जो पीबीसी, जो इनका जो पॉइंट है नीचे की ओर एक ट्रायंगल बन रही है, ओ पर प्रतिशत कर रही है। तो इसका एक बिल्कुल थ्योरम थी, ये थ्योरम से दिया हुआ है 90 माइनस a/2 एंगल का आधा। 90 में से एंगल जो ए एंगल है, ए एंगल का मान हमारे पास दिया हुआ था 56, तो a/2 तो 56 डिवाइड बाय 2, 90 माइनस में 28, तो कुल मिलाकर जो हमारा 62 आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। आयतन 46,156 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन को 8 आयताकार घनों से काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को 8 घनों से कुल मिलाकर क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। 8 घनों में अगर हम बात करें, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब। कुल मिलाकर कितने घनों से काटा जाता है, 8 घनों से। तो 8 घनों का वॉल्यूम बराबर रखेंगे 46,656, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 बन जाएगा 8 की टेबल में, पहले 5 पे जाएगा और 66 जाएगा 8 पे, फिर 25 जाएगा 8 3 24 और 16 जाएगा 2 पर, और 5832 किसका क्यूब रूट होता है, घनमूल होता है 18 का। तो पहली भुजा आ जाती है हमारे पास 18। अब इसके बाद हुआ कुल मिलाकर ठोस घन को 8 घनों से मिलाकर, तो बड़े घन का आयतन क्या हो गया हमारे पास, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या हो गया, 2 घनों को जब मिलाया जाता है तो एक भुजा क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो 18 × 2 तो 36। अगर इसका आयतन निकालना चाहे 6a² 6a², 6 × 36 × 36 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई छोटे घन से देखते हैं। एक बड़े घन का छोटे घन के साथ, जो छोटे घन बने हुए हैं और उससे एक बड़ा घन बना, उन दोनों का आयतन का वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो निकाल सकते हैं 18 की टेबल में 1 पे, 18 की टेबल में 2 पे, 18 की टेबल में 1 पे, 18 की टेबल में 2 पे, 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, 2 2 जब 4 4 से 4 की टेबल में 2 पे जाएगा, तो 1:2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 1:2 आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 का था, ऑप्शन नंबर ए का आपका आंसर सही रहेगा। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जो स्टेटमेंट है हमारी,
स्टेटमेंट है 81 डिवाइड बाय 16, ये जो एक्सपोनेंट है -3/4 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 9 की जो एक्सपोनेंट है -3/2 इसी तरह जो 5 डिवाइड बाय 2 की एक्सपोनेंट रहेगी -3 को सरल कीजिए। जो अगर हम बात करें इसको सोल्व करना है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं इसका, अगर हम सॉल्यूशन करें जो 81/16 है उसको हम जो एक्सपोनेंट है पावर है घात है वो क्या है माइनस में, अगर हम प्लस में करना चाहते हैं तो अंश और हर को बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा 16/81 की पावर क्या आ जाएगी 3/4 प्लस में हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इनमें करना चाहें तो क्या आ जाएगी 9/25 की पावर प्लस 3/2 डिवाइड, अगर इसी को करना चाहें तो 2/5 की पावर क्या आ जाएगी +3। अब इनको सोल्व कर सकते हैं। 2/3 को क्या लिख सकते हैं 16/81 को लिख सकते हैं पहले बच्चों 2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3/4 पावर 4 से 4 क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है, क्योंकि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा। इसी तरह ये भी ये रकम है 3/5 का जो स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइड, अगर डिवाइड को हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको लिख देंगे हम 5/2 का पावर क्यूब। अब इसी में क्या लिखेंगे 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब होएगा 8, अब इसको ओपन कर लेंगे और जो 3 का क्यूब होता है 27, इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, जो 3 का क्यूब होता है वो 27 और 5 का क्यूब होता है 125। इसी तरह जो 5 का क्यूब होगा 125, 2 का क्यूब होगा 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाता है, 27 से 27 कैंसिल हो जाता है, 125 से 125। ऑप्शन नंबर जो 1 आंसर नंबर 1 जो आपका ऑप्शन नंबर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इस तरह आप किसी भी एक्सपोनेंट चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया एक्सपोनेंट को प्लस में करना है, जो अंश है उसको हर कर देना है, इसको जो अंश बटा हर है उसको हर बटा अंश कर लिया। इसी तरह यहां भी किया 25/9 था 9/25 कर लिया तो एक्सपोनेंट प्लस में हो गई। इसी तरह 5/2 को 2/5 कर लिया, एक्सपोनेंट क्या हो गई प्लस में। अब क्या करेंगे जो 16 है और 81 है 16 को क्या लिख सकते हैं 2/3 की पावर होल पावर क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, होल 4 से 4 कैंसिल हो जाती है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27। हमें अप्रोक्सीमेटली 50 तक क्यूब और 100 तक स्केल आना चाहिए कंसेप्ट हमारे क्लियर करने के लिए। अब 9 होता है वो 3 का स्केल होता है 25, 5 का स्केल होता है तो होल स्केल बन गया, स्केल से स्केल कैंसिल हो गया तो 3 पावर रह गई। इसी तरह माइनस का रेसिप्रोकल करना है तो जो डिवाइड का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको हम चेंज कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। इसी तरह हम इसको खोल देंगे 3 का स्केल 27, 5 का 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125। इसी तरह 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8। इसी तरह 8 से 8 कैंसिल हो गया, 27 से 27 125 से 125। जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 47। चतुर्भुज एबीसीडी में सी कोण है वो 102 डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, चतुर्भुज एबीसीडी में सी कोण बराबर 102 डिग्री है, डी कोण 58 डिग्री है, ए और बी के समद्विभाजक परस्पर पी पर मिलते हैं और एपीबी का मान क्या माप है। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति हम बना लेते हैं, जिसमें ए बी जो रकम दे रखी है सी डी, ए बी सी डी दे रखा है हमारे पास कोई भी चतुर्भुज है, उसमें जो कोण हमारे पास सी है, सी का जो मान है वो 102 डिग्री है, डी का मान है वो 58 डिग्री है, और ए और बी के समद्विभाजक ए और बी को जो बराबर भागों में बांटने वाले हैं, मान लेते हैं ये कोण x है तो ये भी इधर वाला भी x है, इधर y है तो ये भी y है,
वो हमेशा P पे मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? P पे मिलते हैं। APB का मान, ये मान हमें बताना है। अगर हम बात करें कोण APB, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360, तो एंगल A एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर हो जाएगा 360। तो C और D का मान हमारे पास देखा है। C का मान है 102 डिग्री प्लस में D का मान है 58 डिग्री। तो कुल मिला के हमारे पास जो एंगल A प्लस एंगल B रहेगा का मान रहेगा 360 माइनस 160 200 डिग्री। अब इसके बाद हम देखते हैं अब दोनों का मान कितना है? 200 डिग्री है। ये कोण और ये कोण दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, x भी 100 हो जाएगा, y भी 100 हो जाएगा। और 100 है तो ये भी 50 डिग्री हो गया, इधर भी 50 डिग्री हो गया, तो इधर भी 50 डिग्री होगा। दोनों तरफ बराबर भागों में बांटते हैं, तो त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, तो ऑटोमेटिकली एंगल APB कितना हो जाएगा? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। तो हमारा APB एंगल आ जाएगा 180। जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो, ऑप्शन नंबर जो हमारा रहेगा C, ऑप्शन नंबर C हमारा सही है 80 डिग्री। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। रमन ने एक वस्तु 8% लाभ पर बेची। यदि वह यह वस्तु 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेची जाती तो उसे 14% का लाभ होता। यदि वह मूल्य 2650 रुपए तो बेचता, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब वो 8% पर बेचता है, तो लाभ पर बेचता है। अगर वह 14% पे बेचता, कितने परसेंट पे? अगर वो 14% पे वो वस्तु को बेचता तो उसको 150 रुपए अधिक लाभ होता। अगर प्रॉफिट को दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आता है? 6%। पहले वो 8% पे बेचता है तो कुछ भी लाभ हुआ होगा। अगर वो 14% पे बेचता है तो उसको 150 रुपए का ज्यादा लाभ हुआ, तो कुल मिलाकर वो उसको कितने परसेंट? 6% अधिक पर बेचता। तो 6% बराबर करोगे आप, 6% बराबर 150, तो 1% बराबर आ जाएगा 150 बटा में 6%, 6 गुणा में 100, तो इसके बराबर ये कट जाएगा 25, 25 गुणा 100 2500 रुपए। अब क्वेश्चन आता है हमारा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात कर देना है। 2500 रुपए में बेची है, बिल्कुल इजी है। 100 का मूल्य हो गया है 2500, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 2500 रुपए में उसका मूल्य है, मूल्य निकाल लिया हमने, और साढ़े, तो कितने का फायदा हुआ है? 150 रुपए का। 150 से हम निकाल देंगे, तो 6% आपका 2500 से 150, तो 6% आपका आंसर आ जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालना है। 2500 बटा 150 बटा में 2500 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, तो 6%। लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य। ये हमारा क्रय मूल्य आ चुका था, क्रय मूल्य गुणा में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देविका समीकरण से 10th क्लास से, जो चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यदि समीकरण q माइनस r x स्क्वायर प्लस में r माइनस p x प्लस में p माइनस q बराबर 0 के मूल समान है, जब मूल समान होते हैं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा d = b स्क्वायर माइनस 4ac डिसेंट्रिक का। जो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है, क्वेश्चन है हमारा, यदि समीकरण q माइनस r, क्वेश्चन नंबर 49, q माइनस r x स्क्वायर प्लस r माइनस p x प्लस p माइनस q बराबर 0 है, और इसके दोनों जो मूल हैं
मूल समान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अगर हम बात करें जो हमारा 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 है तो डी निकालने का, अगर जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो एक फार्मूला होता है d = b² - 4ac। और abc की वैल्यू क्या होती है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। जो x² के साथ जो टर्म होती है वो a का मान होता है, जो x के साथ जो वैल्यू होती है वो b का मान होता है, जो कांस्टेंट होती है वो c का मान होते हैं। अगर हम इसमें बात करें जो हमारा b का मान है r - p, इसमें a का मान है हमारा q - r, b का मान है r - p, c का मान है p - q। अब हम देखें r - p पूरे का होल स्क्वायर -4 × a की जो वैल्यू है a का मान है q - r × c का मान है p - q। यहां हम आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी नंबर a - b पूरे का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करें a² + b² - 2ab 2 × p rp या pr, r का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर माइनस में 2rp। हम आइडेंटिटी लगाएंगे यहां सबसे पहले q को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, pq q को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस q², r को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे r × p माइनस pr, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा r³। इसको आगे सोल्व करेंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, r² + p²। अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे, 4 को pq के साथ करेंगे पहले -2rp -4pq, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4q, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4pr, माइनस को प्लस से करेंगे -4r³। इसके बाद हम जो भी सोल्व होता है सोल्व करेंगे, r² प्लस में p² r² + p² + 4q²। अब जो भी सोल्व होता है सोल्व करेंगे -2rp + 4pr या rp। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2rp। इसके बाद जो हमारी टर्म रहेगी -4pq -4r³। अगर इन टर्मों को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2q का स्क्वायर, इसी तरह 2ab - 2bc - 2ca। अब देखो rp प्लस में है, इट मींस ये भी प्लस की टर्म है, ये भी प्लस की टर्म है। -4pq है, इट मींस जो ये थर्ड टर्म है वो माइनस के, इसको हम क्या लिख सकते हैं r का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर प्लस -2q का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2r × p प्लस में 2 × r × -2p प्लस 2 × q × -2p। जो हमारे पास ये आइडेंटिटी बनती है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। तो यहां माइनस है तो उसको लगा देंगे r प्लस में p माइनस में 2q का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको हम लिखेंगे ये हमारे पास पूरी आइडेंटिटी बन रही है। अब ये होल स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा r + p -2q बराबर 0 का होल स्क्वायर क्या आता है 0 होता है, r + p = 2q। ये हमारा जो सही रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए था हमारा p + q
प्लस 2r, ये नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर है p प्लस r इज इक्वल टू 2q। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था केवीएस पीआरटी में, के लिए आ सकता है आगे भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 50 एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 11 है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करें। मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ। घनाभ क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो सकती है, तीनों भुजाएं में डिफरेंट हो सकती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। अगर हम बात करें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। 2 × L है 1x, प्लस में B है 2x, प्लस में B 2x प्लस L आता है 1x × 2x प्लस 2x × 3x प्लस 3x × 1x बराबर कितना दिया हुआ है? 1100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे 2 के टेबल में कितने पे जाएगा? 550 पे 1x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का स्क्वायर 6x का स्क्वायर प्लस में 3x का स्क्वायर। 3x को मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x का स्क्वायर, 2x प्लस 6x 8x प्लस में 11 एंड 3x 11x स्क्वायर। 5 के टेबल में 11 5 55, तो कुल मिला के जो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 50, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 50, स्क्वायर रूट 50, तो स्क्वायर रूट 50 होता है 5√2। इसके बाद हम बात करें इसका आयतन ज्ञात करें। जो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो अगर हम लेंथ निकालें तो 5√2, दूसरी हो जाएगी 2 × लेंथ, ब्रेथ हो जाएगी हमारी 5/2 जो हाइट हो जाएगी 3 × 5√3, तो 5√2 × 10√2 × 15√2, ये क्या होगा? वॉल्यूम, आयतन। घनाभ का आयतन होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, L × B × H। 5 × 50 50 5 × 50, तो 50 15 होता है, एक जीरो के एक जीरो लगा देंगे हम, 5 × 5 और 50, 15 5 75। अगर हम बात करें 75 √2 को √8 लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं हम 2√2, तो 2√2 तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा 1500√2 सेंटीमीटर का क्यूब। जहां आयतन आता है वहां क्यूब आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड। दो संख्याओं का लस है एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मार्कर भी गिर चुका है। जो मार्कर गिरता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा ले। दो संख्याओं का लस है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। दो संख्याओं का लस है वो लघुत्तम समावर्तक और उसके महत्तम समावर्तक के 340 गुने के बराबर है। यदि उसका महत्तम समावर्तक 26 है तो एक संख्या दे रखा है 444, उसका महत्तम समावर्तक 26 गुना। देखो अब फॉर्मूला होता है जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ और
दोनों संख्याओं का गुणा, ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फॉर्मूला आता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या गुणनफल? दो संख्याओं का लेस है उसके महत्तम समावर्तक है 340 के, जो महत्तम समावर्तक के मतलब एचसीएफ के 340 के, उसका महत्तम समावर्तक 26 के, तो 26 दो बार आ जाएगा। 26 के एलसीएम कितना है? 26 के 340 के गुणा के बराबर है, तो पहली संख्या कितनी है? 442 है। तो 26 के फाड़े में काटेंगे, 26 के टेबल में या 13 के टेबल में भी हम क्रॉस कर सकते हैं। 32 जा 13 के फाड़े में 2 पे जाएगा, 13 के फाड़े में अगर हम काटे 13 3 39, 52 जाएगा 4 पे। इसी तरह अगर हम इसको काटें तो 17 के फाड़े में आ जाएगा। 17 के बारे में मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या लिख सकते हो। दूसरी संख्या कितनी है वो हमें निकालनी है। 17 के बारे में 1 पे जाएगा, 17 के बारे में 20 पे जाएगा, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 10 के 10 और 26 दूनी 52, तो 520 जो दूसरी संख्या का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राशि का विसर्जन 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से 37,632 है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। उसी राशि पर उसी दर से दुगने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 52 है। किसी राशि का विसर्जन 2 वर्ष पश्चात, अगर हम 1 वर्ष का देखें तो 12 गुना 2 24, 12% है, तो 2 वर्ष का कितना हो गया? 24% हो गया। तो कुल मिलाकर 100 मतलब 124% का जो मान है किसी वस्तु के वो कितना है? 37,632 है। जबकि ब्याज वार्षिक दर से संयोजित होता है। उसी राशि पर उसी दर से दुगने समय के लिए, दुगने समय मतलब 4 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? जो क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, इसके बारे में बात करते हैं। किसी राशि का विसर्जन 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से रेट 37,662 है, जबकि ब्याज वार्षिक दर से संयोजित होता है। उसी राशि पर उसी दर से पहले से दुगने समय के लिए वो राशि निकालनी है। पहले हमारे पास अमाउंट दिया, उसी राशि पर उसी दर से पहले से दुगने समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले बात करें, जो हमारे पास अमाउंट का फार्मूला होता है, अमाउंट हमारे पास दिया P = 1 प्लस में R डिवाइड बाय 100 की पावर T। इस समय हमारे पास अमाउंट दे रखा है A = है 37,632। प्रिंसिपल हमें निकालना है 1 प्लस में R है 12/100, टाइम है हमारे पास 2 ईयर। इसको अगर हम सोल्व करेंगे 3 डिवाइड बाय 25, तो कुल मिला के 37,632 P, तो 25 प्लस 3 डिवाइड बाय 25 की पावर 2, तो कुल मिला के हम बात करें 37,632, तो हमारे पास P = 28 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 5। तो सबसे पहले हम 28 के टेबल में काटेंगे। 28 1 जा 28, पूरा कैंसिल होगा ये। 28 के टेबल में 1 पे गया तो ये 9 बच गया और 6 डाउन साइड में लेंगे। 28 3 जा 84, 3 पे जाएगा 12 बच गया, 3 डाउन साइड में लेंगे। 28 4 जा 112, तो 11 बच गया, पहले फिर 4 पे जाएगा और 112 फिर 4 पे जाएगा। फिर 28 के टेबल में काटेंगे। 28 4 जा 112, 4 पे जाएगा और 134 में से 112 माइनस करेंगे, 2 2 और 4, फिर ये जाएगा
24 जाएगा 8 पे 48, तो p की वैल्यू आ जाएगी 48 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 को 8 से करेंगे 200 को कैरी 20 कैरी आ गया, 25 को 4 से करेंगे 100 100 प्लस 21 20 मल्टीप्लाई 25 20 पे 20 आ गई, 25 को 12 से करेंगे तो 300, तो कुल मिला के जो राशि आ जाती है 300। अब इसमें एसआई निकालना है। एसआई का जो फार्मूला होता है जब p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t ओवर 100। अब ये कह रहा है जो टाइम है वो दुगना हो जाता है, जो प्रिंसिपल है वो 30,000 है, r है, इंटरेस्ट है वो 12% और टाइम है 4, तो इंटरेस्ट निकालो, साधारण ब्याज निकालो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 4 जा 12 3 जा 36, 36 को 4 से करेंगे 144, तो कुल मिला के जो साधारण ब्याज रहेगा वो 14,400 रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अकेला किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और बी क्वेश्चन नंबर जो हमारा रहेगा नेक्स्ट, ए अकेला किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा करते हैं और शेष काम को 1/b, ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला प्रारंभिक काम के दुगने को कितने दिन में पूरा करेगा। जो ए है किसी काम का 4/5 भाग है वो कंप्लीट हो चुका है और वो कितने दिन में पूरे करते हैं 20 दिन में, तो एक काम कितने दिन में पूरा हुआ, एक भाग, मान लेते हैं 5 मकान बनाने थे और वो 4 मकान बन चुके हैं 20 दिन में, तो एक मकान रह चुका है वो कितने दिन में हो जाएगा, फिर 5 दिनों में हो जाएगा। तो अगर एक की वैल्यू निकालना चाहें तो पूरा टोटल काम कितने में हो जाएगा, 4/5 इक्वल टू 20, तो अगर मल्टीप्लाई करें 20 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 4, तो टोटल काम है वो हो जाएगा हमारा, अगर ए टोटल काम करना चाहे तो 25 दिन में हो जाएगा। अब एक कंडीशन वो कह रहा है ए और बी मिलकर जो रिमेनिंग कार्य है वो 3 दिन में पूरा करते हैं। अगर एक भाग रह गया 1/5 भाग वो 3 दिन में पूरा करते हैं, तो वो पूरा कार्य ए और बी मिलकर एक भाग अगर 3 दिन में करते हैं तो 5 भाग को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। ए की एफिशिएंसी है कि वो कार्य को 25 दिन में कर सकता है, जब ए प्लस बी मिलेंगे तो उस कार्य को कर देंगे वो 15 दिनों में, तो ए की एफिशिएंसी है वो कार्य को लेक्स बना लेते हैं, ए वो 25 दिन में कार्य कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर दोनों कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर दोनों का एलसीएम ले तो 75 3 और 5, तो कुल मिला के ए की एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट कार्य करने की है, बी की एफिशिएंसी ए प्लस बी की मिला के है 5 यूनिट, तो अगर ए की एफिशिएंसी निकाले तो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 2 यूनिट कार्य कर सकता है। अब वो कह रहा है कार्य डबल हो जाता है, पहले 75 टोटल यूनिट कार्य था 75 यूनिट, अब कार्य डबल हो गया, मतलब जो कार्य है वो 150 यूनिट हो चुका है और एक की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कुल मिला के जो 75 दिन में बी अकेला इस कार्य को 75 दिन में कर देगा, बी की एफिशिएंसी यही है 2 यूनिट, तो बी अकेला इस कार्य को 75 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 54, 2 वर्ष पहले रितु की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने के बराबर थी। आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो केवीएस पीआरटी का प्रीवियस ईयर 2018 का जो सॉल्यूशन है उसके 53 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जो आगे के क्वेश्चन हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।